हेलो दोस्तों, आप हैं हमारे साथ हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट एग्ज़ाम ओनली पर हैं। कहाँ पर हैं अभी आप? टारगेट टारगेट एग्ज़ाम ओनली पर हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं, यहाँ पर हम आपके लिए डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर वालों के लिए प्रशिक्षु बैच लेके आए हैं। कौन सा बैच लाए हैं? जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर वाले बच्चों के लिए प्रशिक्षु बैच लेके आए हैं और ये आपके लिए एकदम फ्री प्रोवाइड कराया जा रहा है। यहाँ पर आपको सारी क्लासेस, पीडीएफ, सारे नोट्स जो है फ्री मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारा क्लासेस का शेड्यूल है, इसे आप अच्छे से जानते होंगे, फिर भी मैं आपको एक बार फिर से बता देती हूँ। तो हिंदी की क्लास हमारी होती है 11 बजे और हिंदी का सिलेबस हम कंप्लीट कर चुके हैं। बाल विकास पेपर फर्स्ट में आपको करा रही हूँ। बाल विकास की क्लास में आप अभी प्रेजेंट हुए हैं, तो कौन कौन आ चुका है क्लास में मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। अब यहाँ पर जो अंजलि मैम आपको पढ़ाएंगी, तो अंजलि मैम की क्लास की टाइमिंग होगी 4 बजे और 3 बजे होगी। 4 बजे होगी संस्कृत की, 3 बजे होगी कंप्यूटर की। उसके बाद आपको रंजीत सर पढ़ाएंगे। रंजीत सर आपको मैथ्स पढ़ाएंगे, तो मैथ्स में वो एकदम से बेसिक से पढ़ाएंगे और उनकी क्लास 6 बजे होगी। तो यहाँ पर आप आना ना भूलिए। तो यहाँ पर ये हमारा क्लासेस का शेड्यूल है। तो रोजीना जो है हमारे यूट्यूब चैनल पर क्लासेस चल रही हैं। आप जल्द से जल्द हमारे इस चैनल से जुड़ जाइए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को भी इस चैनल से जोड़िए, ताकि वो भी डीएलएड में एक अच्छा स्कोर प्राप्त कर सके और अपना जो है जो भी उन्होंने एम बनाया है उसको पूरा कर सकें। ठीक है, हमारा टीचर बनने का उद्देश्य होता है, तभी हम बीटीसी या डीएलएड करते हैं। ठीक है, तो जो उद्देश्य है आपका वो पूरा हो, उसके लिए आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। उसके लिए पहले आपको बीटीसी कंप्लीट करनी पड़ेगी। तो बीटीसी कंप्लीट करना हलवा बात नहीं है। तो बीटीसी आपको जो कंप्लीट करनी पड़ेगी वो बहुत अच्छे से आप तैयारी करें उसकी, तभी आप उसको कंप्लीट कर पाएंगे। अन्यथा आपकी जो है बैक लगने की संभावना इसमें ज़्यादा होती है। ठीक है, तो फर्स्ट सेमेस्टर है तो थोड़ा ज़्यादा ध्यान दीजिए। अब हम आगे चलते हैं। आज हम क्या करने वाले हैं, क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहना और अपने बेल आइकन को प्रेस कर लेना अच्छे से, ताकि आपको हमारा नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिल जाए। और क्लास के लास्ट में जब आप देख लें तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें कि आपको हमारी क्लास कैसी लगी है, इससे मुझे एक मोटिवेशन मिलेगा। तो यहाँ पर कि आपको पता ही है, ये सब्जेक्ट का नाम है बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया। ठीक है, और ये पेपर फर्स्ट है, यूपी डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर है और एजुकेशन इसे फर्स्ट कहते हैं, ईडीओ फर्स्ट कहते हैं। ठीक है, और ये प्रथम प्रश्न पत्र है, जैसा कि आपको पता ही है। 50 नंबर के जो है यहाँ पर ये पेपर है। अब हम आगे चलते हैं। आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम जो करने वाले हैं वो हम करेंगे, हमारा क्लासेस में क्या चल रहा है, अधिगम के प्रमुख सिद्धांत और कक्षा शिक्षण में उसकी उपयोगिता चल रहा है। तो यहाँ पर कल हमने क्या करा था, कल हमने जो पैबलॉप करा था। ठीक है, आज हम क्या करेंगे, स्कैनर का क्रिया प्रसूत अनुसंधान सिद्धांत करेंगे। ठीक है, ये आपके क्या है, स्कैनर जी हैं। तो ये स्कैनर जी हैं और इनका ये सिद्धांत है क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत। ठीक है, तो इसको अच्छे से बाकायदा डिटेल में पढ़ेंगे, इसका महत्व जानेंगे, किसके ऊपर प्रयोग किया है, क्या प्रयोग है, पूरा अच्छे से जानेंगे। तो जल्द से जल्द अपने दोस्तों को मेरे साथ हमारी क्लास में जोड़ लीजिए, ताकि वो भी अच्छे से इस सिद्धांत के बारे में सीख सकें। और मैंने आपको सिद्धांत में पहली क्लास में जो सिद्धांत की हमारी पहली क्लास थी अधिगम के, वो हमारी थी जीन प्याजे। ठीक है, हमने प्याजे जी के बारे में पढ़ा था। इसके बाद हमने सेकेंड क्लास में जो सिद्धांत किया था वो किया था वो हमने किया था पैबलॉप का। अब हम थर्ड क्लास में जो सिद्धांत कर रहे हैं वो कर रहे हैं स्कैनर का। ठीक है, तो ये सारे जो सिद्धांत हैं आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट में टिक करिए। कोई भी टीचिंग एग्जाम है तो इससे क्वेश्चन आते हैं और आए हैं, आप प्रीवियस ईयर उठा के देख लीजिए। ठीक है, अगर मैं आपको लग रहा है कि मैं झूठ बोल रही हूँ या कुछ गलत बता रही हूँ। अब हम स्टार्ट करते हैं टाइम बर्बाद ना करते हुए अपनी क्लास। तो यहाँ पर ये है स्कैनर का सिद्धांत, तो इसको हम किस नाम से जानते हैं, सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत, क्रिया प्रसूत सिद्धांत और अभिक्रमिक अनुदेशन सिद्धांत और आरएस थ्योरी। क्या आरएस थ्योरी, इन नामों से हम जानते हैं। और भी इसके नाम है और हम आगे भी देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये क्या है, ये यहाँ पर चूहा है। तो इन्होंने अपना प्रयोग किस पर किया, चूहे पर किया। आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना, जो कल मैंने आपको सिद्धांत कराया है पैबलॉप का, उन्होंने किसके ऊपर प्रयोग किया है। तो जल्द से जल्द मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, इससे मुझे पता चलेगा कि हाँ आपने मेरी आगे की क्लासेस भी देखी हैं। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना कि प्याजे ने किस पर
किस एनिमल पे अपना प्रयोग किया था और पेवलोव ने किस एनिमल पे अपना प्रयोग किया था। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें, ठीक है। मुझे अच्छा लगेगा, मुझे एक मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ आप हमारी क्लासेस देख रहे हैं और अच्छे से देख रहे हैं और उसको समझ भी रहे हैं, ठीक है। तो हम स्टार्ट करेंगे, आगे देखेंगे इसके बारे में। अब हम यहाँ पर जानेंगे BF स्कैनर के बारे में। किसके बारे में जानेंगे? BF स्कैनर के बारे में जानेंगे। तो स्कैनर एक प्रसिद्ध अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे, ठीक है, जो व्यवहारवादी विचारधारा के प्रबल समर्थक थे। तो यहाँ पर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि BF स्कैनर जो थे वो कहाँ के, कौन से देश के रहने वाले थे, कहाँ के प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक थे। तो वहाँ पर आप अमेरिका अच्छे से याद कर लीजिए, आप अमेरिका टिक करके आएंगे। और आपसे विचारधारा भी पूछा जा सकता है, तो कौन सी विचारधारा के थे? ये व्यवहारवादी विचारधारा के प्रबल समर्थक थे, ठीक है। आगे देखते हैं। स्कैनर का मानना था कि किसी भी प्राणी को एक जगह स्थिर कर या बांध कर नहीं सिखाया जा सकता है, क्योंकि मनुष्य एक क्रियाशील प्राणी है। तो इनका ये कहना था कि हम किसी को सिखा रहे हैं, ठीक है, तो उसे हम बांध कर जोर जबरदस्ती से नहीं सिखा सकते हैं उसे हम, ठीक है, क्योंकि सभी जो मनुष्य हैं वो कैसे होते हैं? क्रियाशील होते हैं, क्रियाशील प्राणी बोला है उसने, ठीक है। अब आगे देखते हैं। स्कैनर ने अपने इस सिद्धांत का नाम क्रिया प्रसूत इसलिए रखा क्योंकि यह कुछ क्रियाओं पर आधारित होता है जो प्रत्येक प्राणी या इंसान को करनी पड़ती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इन्होंने इसीलिए इसका नाम क्रिया प्रसूत रखा है, ठीक है। आगे चलेंगे, आगे और देखेंगे। इसके बाद देखेंगे कि जो स्कैनर थे उन्होंने थॉर्नडाइक के प्रयास के नियम पर अधिक प्रभाव पड़ा। उनके ऊपर जो थॉर्नडाइक का जो नियम था उसका क्या है? बहुत अधिक प्रभाव पड़ा था, ठीक है। जिसके कारण उन्होंने इस सिद्धांत का क्या? संतुष्ट एवं असंतुष्टि को सिद्ध करने के लिए पुनर्वलन का प्रभावशाली तरीके से प्रयोग किया। इन्होंने कहा क्या किया? यहाँ पर पुनर्वलन का प्रयोग किया। जो संतुष्टि एवं असंतुष्टि को सिद्ध करने के लिए इन्होंने पुनर्वलन का प्रयोग किया, ठीक है। आगे देखते हैं। पेवलोव के शास्त्रीय अनुबंधन। तो इनके स्कैनर के ऊपर थॉर्नडाइक के नियम का भी प्रभाव पड़ा था और क्या है? पेवलोव के नियम का भी प्रभाव पड़ा। तो पेवलोव के शास्त्रीय अनुबंधन के प्रयोजन क्या था? कुत्ता था, कोई क्रिया नहीं करता, जबकि स्कैनर के प्रयोज्य सफ़ेद चूहे कबूतर क्रियाशील करते हैं, ठीक है। इसीलिए इस सिद्धांत को शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत से अधिक महत्व दिया जाता है। तो आपसे पूछा जाएगा कि तुलना में कि पेवलोव का मतलब सिद्धांत अच्छा माना जाता है कि स्कैनर का, तो यहाँ पर आपको स्कैनर बताना होगा, ठीक है। तो इन दोनों के सिद्धांत, थॉर्नडाइक और पेवलोव के सिद्धांत से अच्छा महत्वपूर्ण जो है वो स्कैनर का सिद्धांत है, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे देखेंगे। अब इनके सिद्धांत के कुछ नाम देखेंगे कि कौन कौन से नाम हैं, ये आपसे पूछे जाते हैं। तो इसको आप मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिक कीजिए। क्या है ये? बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। सारे नाम आपसे पूछे जा सकते हैं, कोई भी नाम आपसे पूछ लिया जाएगा तो आपको पता होगा, तभी आप बता पाएंगे। तो देखते हैं इसमें फर्स्ट नाम क्या है। इस सिद्धांत को कई अन्य नामों से भी जाना जाता है जो निम्नलिखित है। तो पहला इसमें है कार्यात्मक अनुबंधन सिद्धांत। कौन सा? कार्यात्मक अनुबंधन सिद्धांत। दूसरा है सदनात्मक अनुबंधन सिद्धांत, ठीक है। और थर्ड इसमें है नैमित्तिक अनुबंधन सिद्धांत। कौन सा? नैमित्तिक अनुबंधन सिद्धांत। और फोर्थ इसका नाम होता है, ऐसे हम कहते हैं, व्यवहारात्मक सिद्धांत। क्या कहते हैं? व्यवहारात्मक सिद्धांत। और फिफ्थ नाम इसका है सक्रिय अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत। सक्रिय अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत उसको कहते हैं, ठीक है। और सिक्स नाम कहा जाता है कि सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत। तो ये सारे नाम जो हैं इनके सिद्धांत के हैं और इनके सिद्धांत का नाम हमने क्या पढ़ा था? क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत। इसी को हम इन सारे नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो इसको आप याद कर लीजिए एक एक नाम को। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे इन्होंने प्रयोग किस पे किया। अब यहाँ पर देखेंगे आगे हम कि इन्होंने प्रयोग किस पे किया, कौन कौन से जानवर थे जिसके ऊपर इन्होंने प्रयोग किया।
तो क्रिया प्रसूत अनुबंधन स्कैनर के प्रयोग चूहे और कबूतर पर किया। किस पे किया? चूहा और कबूतर पे किया। ठीक है, तो ये मैं अंडरलाइन जो कर रही हूँ वो इंपॉर्टेंट है, इसको आप अपने दिमाग में बिठा लीजिए कि किस मनोवैज्ञानिक ने किस एनिमल पे जो है किस एनिमल पे प्रयोग किया है। ये आपसे क्वेश्चन 1 नंबर में पूछा जाता है और आता भी है। ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने चूहे पे किया था और कबूतर पे किया था। तो इस तरीके से इसे बॉक्स में रखा था। इसी बॉक्स को क्या कहते थे? स्कैनर बॉक्स कहा जाता था। इस जो बॉक्स है, ये चूहे को रखा गया है इस बॉक्स में, इस बॉक्स को क्या कहते थे? इस बॉक्स को स्कैनर बॉक्स कहते हैं। ठीक है, और यहाँ पर ये बॉक्स है, एक ये बॉक्स है। ठीक है, यहाँ पर जो चूहा है उसके लिए अलग किया गया था, अलग तरीके से, और यहाँ पर कबूतर है उसके लिए अलग तरीके से। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब हम इसके बारे में जानेंगे। कबूतर का आपसे ज़्यादा पूछा नहीं जाता है, लेकिन जो है चूहे का पूछा जाता है, पेपर में आया हुआ भी है, तो हम चूहे के बारे में ही जानेंगे। तो यहाँ पर पहले कुछ चीज़ें और देख लेते हैं इस सिद्धांत से संबंधित। तो स्कैनर ने अपने प्रयोग के आधार पर यह स्पष्ट किया कि व्यवहार जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। जो हम व्यवहार करते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? वो 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, पहला है प्रसूत व्यवहार। क्या होता है? प्रसूत व्यवहार। तो स्कैनर के अनुसार वे व्यवहार जो स्वेच्छा से होते हैं अतः बिना किसी उद्दीपक के होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं प्रसूत व्यवहार। क्या कहते हैं? प्रसूत व्यवहार कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में जानेंगे कि बच्चे द्वारा एक खिलौने को छोड़कर दूसरा उठा लेना। जब बच्चा उसके पास बहुत सारे खिलौने मान लो पड़े हैं, तो बच्चे को आप एक खिलौना देंगे तो उसको वो छोड़कर दूसरे खिलौने को उठा लेगा। और सेकंड इसमें क्या हो जाएगा एग्जाम्पल कि अपने हाथ या पाँव को अन्यथा हिलाना। आपने कुछ लोग को देखा होगा कि कुछ लोग होते हैं बैठते हैं तो पैर को हिलाते रहते हैं। ठीक है, तो शायद आप में भी ये आदत, लेकिन ये आदत ठीक नहीं होती है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला है इसमें एग्जाम्पल कि कुछ चहलगामी करना। क्या करना? कुछ चहलगामी करना। और अगला है कि फ़ोन की घंटी बजने पर उसे उठाना या ना उठाना तो हमारी इच्छा पर निर्भर करता है। किस पे करता है? हमारी इच्छा पर निर्भर करता है। तो जब हमारी इच्छा होगी तो हम वो खिलौना उठाएंगे। ठीक है, हमारा मन होगा तो हम अपना पैर भी हिलाएंगे, हमारा जो मन करेगा वो हम क्या हलचल करेंगे, कुछ भी कर सकते हैं एक्टिविटी में है। और जब हमारा मन होगा तो हम फ़ोन की घंटी बज रही है तो हम उसे उठाएं या नहीं उठाएं, हमारा मन है। तो यहाँ पर ये क्या कहलाया जाएगा? ये कहलाया जाएगा प्रसूत व्यवहार। ठीक है, क्या कहलाया जाएगा? प्रसूत व्यवहार कहलाया जाएगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं दूसरा इसमें व्यवहार कैसा होता है। दूसरा व्यवहार जो होता है वो होता है अनुक्रियात्मक व्यवहार। ठीक है, कौन सा होता है? अनुक्रियात्मक व्यवहार। तो इसका संबंध किसी न किसी उद्दीपक से होता है। किससे होता है? इसका संबंध किसी न किसी उद्दीपक से होता है। और पहला वाला जो था प्रसूत व्यवहार, वो हमारी स्वेच्छा पर होता है। किस पर होता है? स्वेच्छा पर होता है और बिना किसी उद्दीपन के होता है। यहाँ पर उद्दीपन की जरूरत है, वहाँ पर उद्दीपन की जरूरत नहीं थी। और पहले इसमें एग्जाम्पल से अच्छे हम समझ पाते हैं। तो एग्जाम्पल देखेंगे। पहला है तेज रोशनी का आने पर पलकों का बंद हो जाना। ठीक है, जब तेज रोशनी हमारी आंखों पे पड़ती है तो हमारी आंखें क्या हो जाती है? बंद हो जाती हैं। ठीक है, तो आपको पता ही होगा, अगर आपके सामने किसी ने बहुत तेज से टॉर्च दिखाती है तो आप एकदम से आंखें बंद कर लेंगे। या सूरज की रोशनी के सामने हम जाते हैं तो हम उसके सामने अच्छे से आंखें नहीं खोल पाते हैं। ठीक है, तो सेकंड इसमें एग्जाम्पल है भोजन को देखकर लार आना। तो भोजन को देखकर लार आना जी हमने अपने पहले वाले सिद्धांत में भी पढ़ा था, जो पेवलॉक ने जो है अपने कुत्ते पर प्रयोग किया था। ठीक है, और थर्ड इसमें है पिन चुभने पर हाथ पाँव को हटा लेना। जब हमारे पिन चुभ जाती है तो हम क्या करते हैं? अपने हाथ पाँव पीछे हटा लेते हैं। ऐसी किसी हम गर्म चीज़ को छूते हैं तो एकदम से पीछे हाथ खींच लेते हैं कि ये गर्म है, हम नहीं छुएंगे इसको। ठीक है, तो ये हमारे क्या होते हैं? अनुक्रियात्मक व्यवहार होते हैं। ठीक है, इनमें क्या होता है? इसमें किसी ना किसी उद्दीपक की आवश्यकता होती है। और लेकिन हम जब आगे वाले में हमने देखा था वो प्रसूत व्यवहार था, तो उसमें हमारी स्वेच्छा पे होता है। हमारा मन है हम वो करेंगे। ठीक है, हमारा मन करेगा हम वो वाला खिलौना लेंगे, हमारा जो मन करेगा किसी का फ़ोन आ रहा है तो हम उठाएं या नहीं उठाएं, ये हमारी इच्छा पे निर्भर करता है। ठीक है, यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर आपकी आंखें तुरंत ही बंद हो जाएंगी अगर आप रोशनी के सामने आ रहे हैं। ऐसा नहीं है नहीं मैं खोले रखूँगा, ये अपने आप ही हो जाती हैं ये चीज़ें।
आगे चलते हैं, आगे देखेंगे और भी चीज़ें उन्होंने कुछ बताई हैं। आगे देखेंगे पुनर्वलन सक्रिय अनुबंधन का आधार। तो पुनर्वलन का जो आधार बताया है उसके बारे में हम जानेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको इम्पॉर्टेंट टिक करिए, क्योंकि इसको आप समझेंगे तभी आप इसको बता पाएंगे। तो पुनर्वलन सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत आधार, सक्रिय अनुबंधन का आधार पहला क्या है, धनात्मक पुनर्वलन। कैसा होता है, धनात्मक पुनर्वलन। तो दो तरीके का पुनर्वलन होगा, एक धनात्मक होगा, एक ऋणात्मक होगा, एक पॉजिटिव होगा, एक निगेटिव होगा, ठीक है। तो धनात्मक पुनर्वलन होगा और ऋणात्मक होगा, पॉजिटिव और निगेटिव रिफोर्समेंट होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे धनात्मक पुनर्वलन कौन सा होता है, ये बे उत्तेजक हैं, क्या है, ये बे उत्तेजक हैं जो परिस्थिति से जुड़ने पर सक्रिय अनुक्रिया की संभावना बढ़ा देते हैं, ठीक है। जैसे क्या होता है, जैसे एग्जाम्पल में देखेंगे पानी, ये चानी नहीं होगा, पानी होगा, ये टाइपिंग मिस्टेक है, ठीक है। तो यहाँ पर इसको आप सही कर लेना, जगह नहीं है वरना मैं लिख देती। यहाँ पर पानी होगा, पानी, भोजन, पुरस्कार, मान सम्मान आदि ये हमारे क्या होते हैं, धनात्मक पुनर्वलन होते हैं, पॉजिटिव रिफोर्समेंट होते हैं, ठीक है। सेकंड देखते हैं ऋणात्मक नकारात्मक पुनर्वलन, निगेटिव रिफोर्समेंट, ठीक है। तो इसमें कौन कौन से होते हैं, बालक या व्यक्ति की गलत आदत को खत्म करने के लिए उनके व्यवहार में सुधार कराना ऋणात्मक पुनर्वलन कहलाता है, ठीक है। अगर हमारे अंदर कोई बुरी आदत है तो क्या, हमारी फैमिली है या हमारे दोस्त हैं, वो क्या करेंगे, उसको छुड़ाने की कोशिश करेंगे। और वो बुरी आदत क्या हो सकती है, जो हल्का दंड हो सकता है, ठीक है। क्या होगा, हल्का दंड और डांटना, प्रिय वस्तु को कुछ समय के लिए ले लेना, ठीक है। तो ये हम चीज़ें कर सकते हैं, ठीक है। उसे डांट सकते हैं, उसको कोई हल्का छोटा मोटा जो दंड दे सकते हैं, ठीक है। और क्या, उसकी जो प्रिय फेवरेट चीज़ है, वस्तु है, उसको ले सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है, हम उसको जो है सुधार देंगे, उसके व्यवहार को सुधार देंगे। तो यही क्या होगा, ऋणात्मक पुनर्वलन होगा। तो आपसे पूछा जाएगा कि जो स्कैनर का सिद्धांत है वो किस पर कार्य करता है, तो वो पुनर्वलन पर। कौन कौन से पुनर्वलन, धनात्मक और ऋणात्मक, ठीक है, पॉजिटिव रिफोर्समेंट और निगेटिव रिफोर्समेंट, ठीक है। तो आप अच्छे से समझ गए होंगे, मैं आपको अच्छे से समझा भी पा रही होंगी, ठीक है। आपको समझ में आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक भी कर दिया करिए, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, आगे देखेंगे, अब इनका प्रयोग देखेंगे। मेन चीज़ क्या है, प्रयोग है। बाकी तो सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्रयोग, क्योंकि कभी कभी आपसे पूछ लिया जाता है इनके प्रयोग का वर्णन कीजिए। तो क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत का सफ़ेद चूहे पर प्रयोग। तो हम जानेंगे सफ़ेद चूहे पर प्रयोग किया तो इन्होंने क्या क्या किया, वहाँ पे क्या क्या चीज़ें की, कैसे करके ये प्रयोग उन्होंने किया था। तो स्कैनर ने क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत को सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत भी कहा जाता है, ठीक है। जो क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत को ही सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत भी कहते हैं। स्कैनर ने अपना प्रयोग, जैसे कि हमने आपको बताया था, कबूतर और सफ़ेद चूहे पर किया, ठीक है। स्कैनर ने अपने अधिगम के सिद्धांत का प्रतिपादन सफ़ेद चूहों पर एक प्रयोग करके किया। पहले इन्होंने क्या किया, सफ़ेद चूहों पर किया, तो उसमें एक विशेष प्रकार का बॉक्स लिया। क्या किया इन्होंने, एक विशेष प्रकार का क्या लिया, बॉक्स ले लिया, ठीक है। और इस बॉक्स को क्या कहते थे, इस बॉक्स को क्या कहते हैं, स्कैनर बॉक्स कहते हैं। आपसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि जो स्कैनर ने जिस बॉक्स का यूज किया था उसे किस नाम से जाना जाता है, तो किस नाम से जाना जाता है, स्कैनर बॉक्स के नाम से जाना जाता है। इस बॉक्स में एक छोटा सा मार्ग था, क्या था, एक छोटा सा मार्ग बताया। इससे पहले मैं आपको समझा दे रही हूँ, फिर हम इसे चित्र के द्वारा भी समझेंगे, ठीक है। एक छोटा सा मार्ग था जिसमें क्या था, एक लीवर लगा था, जिसमें एक लीवर लगा था, जिसका संबंध क्या था, एक प्याली से था, जिसका संबंध एक प्याली से था। लीवर को दबाने से क्या था, खट की आवाज़ आती थी। कैसी आवाज़ आती थी, खट की आवाज़ आती थी, तथा उस प्याली में खाने का एक टुकड़ा आ जाता था, ठीक है। जब हम लीवर को दबाएंगे, जो बॉक्स में जो लीवर लगाया गया था, अगर उस लीवर को दबाया जाएगा तो क्या, खट की आवाज़ आएगी पहले, फिर क्या होगा, खाने का टुकड़ा जो है, जो प्याली लगी है उसमें गिर जाएगा। तो चूहा जब इस बॉक्स से उस मार्ग को छोड़ जाता है तो लीवर पर उसका पैर पड़ने से
खट की आवाज़ होती थी तथा आवाज़ को सुनकर उसकी ओर बढ़ता था। क्या? जहाँ से उसकी आवाज़ आ रही थी खटके की, तो उसकी तरफ वो क्या करता था? बढ़ता था। अब आगे देखेंगे, बढ़ता था, जिसके अंदर रखी प्याली में उसे खाने का टुकड़ा मिल जाता था। वह खाना उस चूहे के लिए पुनर्वलन का कार्य करता था। तो यहाँ पर जो खाना है वो क्या है? पुनर्वलन है। ठीक है। बॉक्स में इस प्रकार की व्यवस्था की गई थी कि उसमें अन्य कोई प्रकार का शोर नहीं होता था, क्योंकि जब अगर कोई अन्य प्रकार का बॉक्स में शोर होगा तो चूहा पहचान कैसे पाएगा खट की आवाज़। तो इसीलिए बॉक्स में ऐसी व्यवस्था की गई थी कि कोई भी शोर उसके अंदर ना जा सके। ठीक है। आगे देखेंगे, इस क्रिया को बार बार दोहराया गया। क्या किया? इस क्रिया को जब बार बार दोहराया गया तो खाना चूहे के लीवर दबाने की क्रिया को बल प्रदान करता था। ठीक है। इस क्रिया को चूहा भूख होने के कारण अधिक सक्रिय रहता था। इस क्रिया में जो है, जब चूहा भूखा होता था तो ज़्यादा सक्रिय होता था वो यहाँ पर। ठीक है। तो यहाँ पर आपने देख लिया कि किस तरीके से इन्होंने चूहे पर प्रयोग किया, और एक बॉक्स लिया और बॉक्स में क्या किया? उस बॉक्स में एक लीवर लगाया, उसमें एक प्याली लगाई और उसमें लीवर को दबाते ही खटकी आवाज़ आती थी। खटकी आवाज़ आते ही क्या था? चूहे को भोजन मिल जाता था। ठीक है। और यह बार बार किया गया तो क्या उसको वो अच्छे से सीख भी गया। किसी चीज़ को हम जब दोहराते हैं, अभ्यास करते हैं, तो हमें वो चीज़ याद हो जाती है। और जो है बॉक्स में ऐसी भी व्यवस्था की गई थी कि उसके अंदर किसी और प्रकार का जो है शोर ना जाए। और जो खाना था यहाँ पर, जिस चूहे का खाना था वो क्या था? एक उसके लिए पुनर्वलन का कार्य करता था। ठीक है। तो आप अच्छे से समझ गए होंगे, आई होप। अब हम आगे चलते हैं, इसको हम चित्र के द्वारा थोड़ा देखेंगे। तो यहाँ पर यह है स्कैनर बॉक्स है। क्या है? स्कैनर बॉक्स है, ये आप देख रहे हैं। इसके अंदर चूहा है ये। ठीक है। तो चूहा है, यहाँ पे सिग्नल लाइट, यहाँ पर लाइट भी लगी हुई है। और क्या है? ये यहाँ से ये पाइप देखो गया है, ये पाइप यहाँ भोजन के लिए है। ये लीवर को दबाएगा तो यहाँ पे सीधे फटाक से इसमें भोजन पड़ेगा और इसके अंदर आ जाएगा। ठीक है। ठीक है। तो ये क्या लगा है? ये लगा है वक्ता। ठीक है। वक्ता लगा है। ठीक है। और विद्युत ग्रैंड यहाँ पर जो है, ये जो है लाइनिंग लगी है। लाइनिंग मतलब ये विद्युत की हैं। उत्तोलक यहाँ पर क्या है? उत्तोलक ये है। ये क्या है? उत्तोलक है। अब यहाँ पर क्या है? जनरेटर का झटका देने के लिए भी क्या है? पाइपलाइन भी लगी हुई है। ठीक है। तो इस तरीके से ये प्रयोग इनका किया गया था। फिलहाल चित्र तो आएगा नहीं, लेकिन जो है आप उसमें बनाना चाहें तो अपने पास से बना सकते हैं कुछ भी। ठीक है। अगर 2 नंबर में आता है तो यहाँ पर आप अच्छे से इसको समझ गए होंगे। अब हम आगे चलते हैं। आगे हम इसको देखेंगे, इसकी उपयोगिता देखेंगे कि इसकी उपयोगिता क्या है हमारी शिक्षा में। ठीक है। हमारे शैक्षिक जीवन में क्या महत्व डालता है, क्या उपयोगिता रखता है ये। तो यहाँ पर देखेंगे शैक्षिक उपयोग। तो पहला इसमें है, इस सिद्धांत का प्रयोग बालक के व्यवहार में अपेक्षित सिद्धांतों का परिवर्तन लाने के लिए किया गया है। क्या है? उसके जीवन में जो है परिवर्तन लाने का इसका प्रयोग किया गया है, इसलिए इसको लाया गया था। सेकंड इसमें है, अच्छे व्यवहार के लिए बालक को तुरंत पुरस्कार और या सकारात्मक पुनर्वलन देना चाहिए। ठीक है। और थर्ड इसमें है, इस सिद्धांत का प्रयोग जटिल कार्य को सीखने में किया जाता है, जैसे कि नशा छुड़वाना, बर्तनी का उच्चारण करवाना। तो यहाँ पर हम इसका प्रयोग करते हैं। और फोर्थ इसमें है इसकी उपयोगिता की गलत कार्य को नकारात्मक पुनर्वलन देकर रोका जा सकता है, कि किसी गलत रास्ते पे अगर बच्चा आ गया है तो उसको हम क्या है? नकारात्मक पुनर्वलन देंगे। उसके छोटा मोटा दंड दे सकते हैं, या उसकी जो बहुत ही फेवरेट चीज़ है, आजकल तो बच्चों की फेवरेट चीज़ फ़ोन ही है। ठीक है। तो उसका हम फ़ोन रख सकते हैं, जमा कर सकते हैं। 10 मिनट के लिए जमा कर लीजिए, देख लीजिए फिर कितना बेचैन हो जाता है वो। ठीक है। तो बच्चों के लिए फ़ोन ही बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर हम उसके लिए उसका फ़ोन जो रखकर उसको नकारात्मक पुनर्वलन देकर उसे रोका जा सकता है। फिफ्थ इसमें है, मानसिक रूप से आश्वस्त बालकों को इस सिद्धांत पर जो है प्रशिक्षित किया जा सकता है। इस सिद्धांत के द्वारा जो है प्रशिक्षित किया जा सकता है। यहाँ पे ये द्वारा आएगा। ठीक है। द्वारा प्रशिक्षित किया जा सकता है। तो यहाँ पर आप उपयोगिता भी इसकी अच्छे से समझ गए होंगे। तो आई होप आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे। अगर पेपर में आता है तो आप इसको छोड़ के नहीं आएंगे, अच्छे से करके आएंगे। क्लास कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना।
और जो है हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट एग्ज़ाम ओनली से, टारगेट एग्ज़ाम ओनली से ऐसे ही जुड़े रहिए और अपना ऐसे ही प्यार देते रहिए, और जो है हमें अच्छे अच्छे कमेंट किए करिए, ताकि जो है हमें एक मोटिवेशन मिले। इससे हम आपको नेक्स्ट क्लास में अपनी नेक्स्ट क्लास में आपको नई एनर्जी के साथ हम जो है आपको क्लास में पढ़ाएं, और जो है आप अच्छे से अपने डीएलएड में स्कोर प्राप्त कर सकें। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। हम नेक्स्ट क्लास में कल मिलेंगे। कल हम किसी और सिद्धांत के बारे में चर्चा करेंगे जो आपके एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सारे सिद्धांत इंपॉर्टेंट है, सारे टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं, तो इसको आप अच्छे से पढ़िएगा। ओके, थैंक यू, कीप वॉचिंग।